निकाह का सच। मौलाना ने खोला राज। माहिद और सहर का निकाह बचपन में ही हो चुका था। देखिए फ्लैशबैक का सच। दोस्तों, शो सहर मुने को है मैं माहिद नियाजी का जो हाल हमने पिछले एपिसोड माहिद्स वर्ल्ड क्रम्बल्स में देखा, वो सिर्फ एक शुरुआत थी उस तबाही की जो अब नियाजी हाउस और परवेज के घर को अपनी चपेट में लेने वाली है। क्योंकि मायरा टेली एक्सप्रेस के पास शो के आने वाले ट्रैक को लेकर एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर और एनालिसिस है जो आपके होश उड़ा देगा। माहिद का दिल जिस तरह से टूटा है वो सिर्फ एक प्रेमी का दर्द नहीं है, बल्कि उसके ईगो पर लगी वो चोट है जिसने उसके अंदर के सोए हुए जानवर को जगा दिया है। हम सब जानते हैं कि माहिद को लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जैसे उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, ठीक वैसे ही सहर भी मंडप छोड़कर भाग गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आने वाला है, जो माहिद की नफरत को एक अजीब से हक में बदल देगा। जिस तरह से शो के मेकर्स ने माहिद के किरदार को लिखा है, पार्थ समथान की आंखों में वो दीवानगी साफ दिख रही है, जो ये बता रही है कि वो सहर को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। मगर सवाल ये है कि आखिर माहिद सहर को वापस किस हक से लाएगा? क्या सिर्फ प्यार के वास्ते? नहीं, क्योंकि प्यार तो अब नफरत बन चुका है। और यहीं पर शो में एंट्री होने वाली है उस बड़े राज की जिसे हम बचपन के निकाह का ट्विस्ट कह रहे हैं। आप सब ने नोटिस किया होगा कि सहर की मां कौसर और माहिद के परिवार के बीच एक बहुत पुराना और गहरा रिश्ता रहा है, जिसे हमेशा दबी जुबान में बात की जाती है। परवेज हमेशा से नियाजी खानदान के एहसानों तले दबा महसूस करता है, और शायद यही वो वजह है जिसके चलते माहिद इतना डोमिनेटिंग हो जाता है। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जब हवेली के दरवाजे पर एक बहुत ही बुजुर्ग मौलाना साहब की दस्तक होगी। ये कोई आम मौलाना नहीं है, ये वही शख्सियत है जिन्होंने सालों पहले नियाजी खानदान के रसूख और परवेज की मजबूरियों के बीच एक ऐसा सौदा पक्का करवाया था जिसे आज तक राज रखा गया है। मैं मायरा आपको बता दूं कि हमारे सोर्सेज और शो की पुरानी कड़ियों को जोड़ने पर यह साफ इशारा मिल रहा है कि माहिद और सहर अजनबी नहीं थे, बल्कि इनका रिश्ता तो उसी दिन जुड़ गया था जब ये दोनों शायद चलना भी नहीं जानते थे। जब माहिद अपने कमरे में चीज़ों को तोड़ फोड़ रहा होगा, अपनी ही शेरवानी को आग लगाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक उसी वक्त नीचे हॉल में सफिया बेगम और घर के बड़ों के सामने वो मौलाना एक पुरानी पीली पड़ चुकी फाइल खोलेंगे, जिसमें दर्ज है वो निकाहनामा जो आज की तारीख का नहीं बल्कि 20 साल पुराना है। जरा सोचिए, वो माहिद जो अभी इस गम ने डूबा है कि सहर ने उसे धोखा दिया, सहर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जब उसे ये पता चलेगा कि सहर ने उसे रिजेक्ट नहीं किया बल्कि एक ऐसे रिश्ते से भागने की कोशिश की है जो उस पर बचपन में ही थोप दिया गया था, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पर कहानी पूरी तरह पलट जाएगी। अब तक माहिद को लग रहा था कि उसने सहर को खो दिया, लेकिन मौलाना के इस खुलासे के बाद माहिद को लगेगा कि सहर पर तो कानूनी और मजहबी तौर पर सिर्फ उसी का हक है। मायरा टेली एक्सप्रेस पर हम इस एंगल को इसलिए इतना स्ट्रांगली रख रहे हैं क्योंकि इंडियन टीवी शोज में जब भी हीरो के अबैंडनमेंट इश्यूज को दिखाया जाता है तो उसे भरने के लिए मेकर्स हमेशा डेस्टिनी या किस्मत का कनेक्शन लेकर आते हैं। मौलाना साहब फ्लैशबैक में जो कहानी सुनाएंगे वो रोंगटे खड़े करने वाली होगी। उस फ्लैशबैक में हम देखेंगे कि कैसे एक तूफानी रात में जब कौसर और परवेज बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब नियाजी साहब ने उनकी मदद इसी शर्त पर की थी कि उनकी बेटी सहर बड़ी होकर नियाजी खानदान की बहू बनेगी। उस वक्त कोरे कागज पर नहीं बल्कि गवाहों के सामने उस मासूम बच्ची का निकाह माहिद के नाम कर दिया गया था ताकि वो बड़ी होकर कहीं और ना जा सके। ये ट्विस्ट इसलिए भी लॉजिकल लगता है क्योंकि अगर आप पिछले एपिसोड्स को ध्यान से देखें तो सहर की मां कौसर का बर्ताव सहर को लेकर हमेशा से बहुत ही अजीब रहा है। वो सहर को पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि माहिद की शादी उसी से हो, शायद इसलिए क्योंकि वो जानती थीं कि अगर ये पुराना राज खुला तो खानदान की बहुत बदनामी होगी। लेकिन अब जब सहर भाग चुकी है तो उस राज को दबाए रखने का कोई मतलब नहीं रह गया। माहिद जब सीढ़ियों से नीचे उतरेगा, उसकी आंखों में अंगारे होंगे, हाथ में कांच के टुकड़े चुभे होंगे, और वो देखेगा कि घर के सभी बड़े सन्नाटे में खड़े हैं और मौलाना के हाथ में वो पुराना निकाहनामा है। वो पल इस शो का सबसे आइकॉनिक मोमेंट बनने वाला है। माहिद उस कागज को छीनेगा, उसे पढ़ेगा, और उस पल उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे। दुख की जगह एक शैतानी मुस्कान ले लेगी। उसे एहसास होगा कि वो सहर के पीछे पागलों की तरह सिर्फ इसलिए नहीं भाग रहा था कि उसे प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी रूह जानती थी कि सहर उसकी है। ये बचपन के निकाह वाला सच माहिद को अब एक विलन नहीं बल्कि एक ऐसे हकदार में बदल देगा जो अपनी चीज वापस लेने के लिए पूरी दुनिया जला सकता है।
और दोस्तों, शहर के नज़रिए से देखें तो ये उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। वो बेचारी अपनी पढ़ाई, अपने डॉक्टर बनने के सपने के लिए भागी थी। उसे तो शायद इस बात की भनक भी नहीं होगी कि उसके माँ बाप ने उसका सौदा बचपन में ही कर दिया था। कौसर का किरदार यहाँ सबसे ज्यादा पिसने वाला है। जब माहिद को ये सच पता चलेगा तो उसका अगला कदम क्या होगा? क्या वो पुलिस के पास जाएगा? नहीं, माहिद नियाजी पुलिस के पास नहीं जाता। वो खुद फैसला करता है। वो सीधा अपनी गाड़ी निकालेगा और इस बार वो शहर को प्रपोज करने या मनाने नहीं जाएगा, बल्कि वो अपनी बीवी को वापस लाने जाएगा। सोचिए उस मंजर के बारे में, जब शहर को लगेगा कि वो आज़ाद हो गई है। शायद वो किसी बस में या ट्रेन में बैठी होगी, राहत की सांस ले रही होगी, और तभी उसके सामने माहिद आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस बार माहिद की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि वो निकाहनामा होगा। वो शहर से कहेगा कि तुम मुझसे भाग सकती हो, लेकिन अपनी किस्मत से नहीं, क्योंकि तुम शहर परवेज नहीं, शहर माहिद नियाजी हो। मायरा टेली एक्सप्रेस का ये विश्लेषण इसलिए भी सटीक बैठता है क्योंकि शो का नाम शहर होने को है, एक रूपक है। शहर का मतलब सुबह होता है और माहिद की जिंदगी में अंधेरा है। ये निकाहनामा इस अंधेरे को और गहरा करेगा या उजाला लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मौलाना का ये राज सिर्फ माहिद और शहर तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर डॉक्टर फरीद पर भी पड़ेगा। फरीद, जो माहिद का दोस्त भी है और शहर का शुभ चिंतक भी है, उसे जब ये पता चलेगा कि उसके दोस्त की शादी उस लड़की से बचपन में ही हो चुकी है, जिसे वो शायद मन ही मन पसंद करता है या जिसके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, तो दोस्ती में भी दरार आनी पक्की है। स्क्रिप्ट में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्लॉट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये शहर की चॉइस को पूरी तरह खत्म कर देता है। अब लड़ाई शादी करने या न करने की नहीं रह जाएगी। अब लड़ाई उस शादी को मानने या न मानने की होगी जो हो चुकी है। माहिद के हाथ में वो पुराना निकाहनामा आते ही हवेली का माहौल किसी शमशान जैसा हो जाता है, क्योंकि अब तक जो माहिद गुस्से में चीज़ें तोड़ रहा था वो अचानक बिल्कुल शांत हो गया है, और ये खामोशी उसके चिल्लाने से ज़्यादा खतरनाक है। मायरा टेली एक्सप्रेस पर हम हमेशा कहते हैं कि पार्थ समधान जब खामोशी वाला अभिनय करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा डराने वाला होता है, और यहाँ भी वही होगा। माहिद उस कागज़ को अपनी जेब में रखेगा और बिना किसी से एक शब्द कहे, बिना अपनी सौतेली माँ सफिया के सवालों का जवाब दिए अपनी गाड़ी की चाबी उठाएगा और वहां से निकल जाएगा। घर वाले सोचेंगे कि शायद वो गम भुलाने के लिए कहीं दूर जा रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने ससुराल जा रहा है, यानी परवेज और कौसर के घर, जहां अभी मातम पसरा हुआ है कि उनकी बेटी भाग गई है। माहिद की गाड़ी जब परवेज के घर के बाहर रुकेगी तो उस गाड़ी की रफ्तार ही बता देगी कि अंदर बैठा इंसान बात करने नहीं बल्कि फैसला सुनाने आया है। जैसे ही माहिद उनके घर में कदम रखेगा, परवेज की तो जैसे जान ही निकल जाएगी, क्योंकि वो जानता है कि उसने नियाजी खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन कौसर, जो एक माँ है और जानती है कि उसकी बेटी ने सही किया, वो माहिद की आंखों में आंखें डालकर खड़ी रहेगी। यहाँ पर शो का ड्रामा अपने चरम पर होगा, क्योंकि माहिद परवेज से शहर के बारे में नहीं पूछेगा, बल्कि वो अपनी जेब से वो पुराना निकाहनामा निकालकर टेबल पर पटकेगा। उस कागज़ को देखते ही कौसर का चेहरा पीला पड़ जाएगा, क्योंकि जिस सच को वो पिछले 20 साल से दफन करके बैठी थी वो अब एक बम बनकर फट चुका है। माहिद का सवाल सीधा होगा, अगर वो मेरी बीवी थी तो मुझे बताया क्यों नहीं गया? क्या तुम लोग इंतजार कर रहे थे कि वो किसी और के साथ भाग जाए और मेरी नाक कट जाए? ये सवाल माहिद के टूटे हुए अभिमान से निकला है। उसे इस बात का दुख नहीं है कि शहर गई, उसे गुस्सा इस बात का है कि जो चीज़ उसकी थी उसे उससे दूर रखा गया। कौसर यहाँ पर माहिद को समझाने की कोशिश करेगी कि वो निकाह एक मजबूरी थी, उस वक्त हालात अलग थे और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी एक ऐसे रिश्ते में बंधे जिसका फैसला उसने लिया ही नहीं। लेकिन माहिद अब तर्क सुनने की हालत में नहीं है। वो साफ शब्दों में धमकी देगा कि अगर अगले 24 घंटों में उसे शहर नहीं मिली तो वो परवेज के उस पुराने कर्ज की फाइलिंग खोल देगा जिसके दम पर उनका घर चल रहा है। ये माहिद का वो विलन वाला अवतार है जिसका इंतजार दर्शक कर रहे थे। वो प्रेमी नहीं, वो अब मालिक बनकर बात कर रहा है। वो वहां से निकलते वक्त कहेगा, शहर को मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, लेकिन जब वो वापस आएगी तो वो इस घर की बेटी बनकर नहीं बल्कि नियाजी हाउस की कैदी बनकर रहेगी। ये लाइन शो के आने वाले डार्क फेज की ओर इशारा करती है, जहां रोमांस की जगह बदले की याद होगी। उधर दूसरी तरफ शहर की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। वो घर से भाग तो गई है, लेकिन असली दुनिया किताबों की दुनिया से बहुत अलग है। मायरा को लगता है कि शो के मेकर्स यहाँ शहर के संघर्ष को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाएंगे। रात का समय होगा, शहर एक सुनसान बस स्टॉप पर बैठी होगी, उसके पास न ज़्यादा पैसे हैं और ना ही कोई योजना, बस एक बैग है जिसमें उसके कपड़े कम और मेडिकल की किताबें ज़्यादा हैं। हर गुजरती गाड़ी की रोशनी उसे डरा देगी। उसे लगेगा कि कहीं उसमें उसके अब्बू या माहिद तो नहीं है। यहाँ शहर
शहर को पहली बार एहसास होगा कि आज़ादी की कीमत कितनी भारी होती है। उसे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं पाएगी। इसी बीच कुछ मनचले लड़के उसे तंग करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे दर्शकों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। ये सीन इसलिए ज़रूरी है ताकि जब माहिद उसे ढूंढे तो दर्शकों को भी लगे कि शहर का माहिद के पास वापस जाना ही सुरक्षित है, भले ही वो माहिद से नफरत करती हो। लेकिन माहिद पुलिस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने घर की बात बाहर नहीं जाने देना चाहता। वो अपने वफादार आदमियों और प्राइवेट जासूसों को काम पर लगाएगा। वो शहर के हर बस डिपो, रेलवे स्टेशन और चेक पोस्ट पर शहर की तस्वीर भेज देगा, लेकिन एक खास निर्देश के साथ, उसे छूना मत, बस मुझे बताओ कि वो कहाँ है। माहिद अपने घर के कंट्रोल रूम में बैठकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा होगा। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं होगा। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आएगा। शहर ने अपनी किसी दोस्त को कॉल करने के लिए एक पब्लिक बूथ का इस्तेमाल किया होगा या अपना फोन कुछ सेकंड के लिए ऑन किया होगा। बस यही वो गलती है जिसका माहिद इंतजार कर रहा था। टेक्नोलॉजी और पावर का इस्तेमाल करके माहिद की गाड़ी उसी दिशा में दौड़ पड़ेगी जहां शहर छिपी हुई है। शहर को अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसके बचपन का राज खुल चुका है। उसे लग रहा है कि वो सिर्फ एक शादी से भागी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो एक निकाह से भागी है, जो कानूनी और मजहबी तौर पर उसे माहिद से जोड़ता है। जब माहिद उसे ढूंढेगा तो वो मंजर बहुत ही सिनेमैटिक होगा। शायद शहर किसी ढाबे पर या किसी दरगाह के पास बैठी होगी, अपनी किस्मत पर रो रही होगी। तभी वहां एक काली एसयूवी आकर रुकेगी। शहर को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। माहिद गाड़ी से उतरेगा, लेकिन वो चिल्लाएगा नहीं। वो बहुत ही धीमे कदमों से उसके पास जाएगा। शहर डर के मारे पीछे हटेगी, गिर जाएगी। माहिद अपना हाथ बढ़ाएगा उसे उठाने के लिए। शहर को लगेगा कि वो उसे वापस ले जाने आया है, लेकिन माहिद उसके सामने वो निकाहनामा लहराएगा और कहेगा, घर चलो मिसेज नियाजी। ये शब्द शहर के ऊपर बिजली बनकर गिरेंगे। उसका पूरा अस्तित्व हिल जाएगा। जिस इंसान से वो नफरत करती थी वो उसका शौहर है। मायरा टेली एक्सप्रेस का मानना है कि ये शहर के कैरेक्टर के टूटने का पॉइंट होगा। वो चीखेगी, इनकार करेगी, कहेगी कि वो इस कागज को नहीं मानती, लेकिन माहिद उसे जबरदस्ती गाड़ी में नहीं बैठाएगा, बल्कि उसे इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। वो कहेगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो अभी इसी वक्त तुम्हारे अब्बू को जेल भेजने के पेपर साइन कर दूंगा। शहर जो अपनी माँ और परिवार से प्यार करती है, उसके पास माहिद की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ये सफर उस सुनसान जगह से वापस घर तक का शहर की आज़ादी का जनाजा होगा। गाड़ी के अंदर खामोशी होगी, लेकिन दोनों के दिमाग में शोर चल रहा होगा। माहिद को लग रहा होगा कि उसने अपनी जीत हासिल कर ली है, और शहर को लग रहा होगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। गाड़ी का पहिया जैसे जैसे नियाजी हवेली की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे शहर का दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि खिड़की के बाहर पीछे छूटती हुई सड़क सिर्फ रास्ता नहीं है, बल्कि वो उसकी आज़ादी और डॉक्टर बनने के वो सुनहरे सपने हैं जो अब धुंधले पड़ चुके हैं। गाड़ी के अंदर का सन्नाटा इतना भारी है कि शहर को अपनी ही सांसों की आवाज़ किसी तूफान जैसी लग रही है, जबकि माहिद का पूरा ध्यान सिर्फ स्टीयरिंग पर है। उसकी उंगलियां इतनी जोर से स्टीयरिंग व्हील पर जमी हैं कि पोर सफ़ेद पड़ गए हैं, जो साफ इशारा है कि उसके अंदर का ज्वालामुखी अभी भी धधक रहा है। मायरा टेली एक्सप्रेस के नज़रिए से देखें तो ये सफ़र शहर के लिए किसी सज़ा से कम नहीं है, क्योंकि वो उस शख्स के साथ कैद है जिससे वो भागना चाहती थी। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अब वो कानूनी और मजहबी तौर पर उसी की है। जब गाड़ी हवेली के विशाल लोहे के गेट से अंदर दाखिल होती है तो वहाँ का माहौल बदला हुआ नजर आता है। नौकर जो कल तक शादी की तैयारियों में भागदौड़ कर रहे थे, अब सहमे हुए खड़े हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिल चुकी है कि छोटे मालिक शहर बीवी को वापस ला रहे हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि एक शिकारी और शिकार की तरह। हवेली के मुख्य द्वार पर सफिया बेगम खड़ी हैं, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान और आंखों में बनावटी गुस्सा है। वो तैयार बैठी हैं शहर को जलील करने के लिए, क्योंकि उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है शहर और उसके खानदान को हमेशा के लिए अपनी जूतियों के नीचे रखने का। जैसे ही माहिद गाड़ी से उतरकर शहर का दरवाज़ा खोलता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचता है, शहर की नज़रें झुकी हुई हैं। वो शर्मिंदा नहीं है, बल्कि टूटी हुई है। सफिया बेगम फौरन अपना जहर उगलना शुरू कर देती हैं। वो ताना मारते हुए कहती हैं कि आ गई खानदान की नाक कटवाकर। मुझे तो पहले ही पता था कि इस लड़की के खून में ही बेवफाई है। भागने वाली थी तो वापस क्यों आई? सफिया के ये लफ्ज़ शहर को किसी कोले की तरह लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि शहर कुछ बोल पाती या रो पड़ती, माहिद का वो रूप सामने आता है जो अब तक सबने छुपा हुआ देखा था।
माहिद सफिया बेगम को हाथ के इशारे से चुप करा देता है और पूरी हवेली के सामने नौकरों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में अपनी तेज और भारी आवाज में ऐलान करता है कि खबरदार जो किसी ने इसके चरित्र पर उंगली उठाई, ये सहर परवेज नहीं, मिसेज माहिद नियाजी है, इस घर की बहू और मेरी बीवी। ये सुनकर सफिया बेगम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माहिद उस पुराने निकाह को सच मान लेगा और सहर को इतना बड़ा दर्जा दे देगा। लेकिन माहिद का ये ऐलान सहर के लिए कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि माहिद की आंखों में सहर के लिए इज्जत नहीं, बल्कि एक जिद्दी बच्चे जैसा अधिकार है। वो सहर का बचाव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे परवाह है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि अब सहर उसकी प्रॉपर्टी है और अपनी चीज की बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं करेगा। माहिद सहर का हाथ इतनी सख्ती से पकड़ता है कि उसकी कलाई पर निशान पड़ जाते हैं और उसे लगभग घसीटते हुए हवेली के अंदर ले जाता है। कोई गृह प्रवेश नहीं होता, कोई आरती नहीं उतरती, चावल का कलश नहीं गिरता, बस एक भारी बूटों की आवाज और सहर की सिसकियां गूंजती हैं उस बड़े से हॉल में। ये दृश्य इंडियन टेलीविजन के इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि यहाँ हीरो अपनी हीरोइन को इज्जत बख्शने के नाम पर उसे एक सोने के पिंजरे में कैद कर रहा है। माहिद उसे सीधा अपने कमरे में ले जाता है, वही कमरा जिसे कल रात फूलों से सजाया गया था, लेकिन अब वो फूल मुरझा चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे सहर के अरमान। कमरे में धकेलते ही माहिद दरवाज़ा लॉक कर देता है और सहर दीवार से सटकर खड़ी हो जाती है, कांपते हुए। माहिद उसके करीब आता है, इतना करीब कि सहर उसकी नाराज़गी की आंच महसूस कर सकती है। यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल सीन बनता है, जहाँ माहिद सहर से पूछता है कि आखिर कमी क्या थी मुझ में? मैं अमीर हूँ, जवान हूँ, रसूखदार हूँ, फिर भी तुमने मुझे रिजेक्ट किया, क्यों? ये सवाल माहिद के उस इनसिक्योरिटी से निकला है जो उसकी माँ के जाने के बाद से उसके अंदर घर कर गई थी। सहर, जो अब तक चुप थी, पहली बार अपनी जुबान खोलती है और रोते हुए कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी दौलत से नहीं, तुम्हारी कैद से डरती थी, और आज तुमने साबित कर दिया कि मेरा डर सही था। तुम पति नहीं, जेलर हो। सफिया का ये जवाब माहिद के ईगो को बुरी तरह चुभता है। गुस्से में माहिद कमरे में रखा एक बड़ा सा आईना तोड़ देता है, जिससे सहर चीख पड़ती है। कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं, जो उनके बिखरे हुए रिश्ते का प्रतीक हैं। माहिद सहर के करीब जाकर उसे चेतावनी देता है कि अब तुम चाहे मुझे जेलर समझो या जल्लाद, हकीकत यही है कि तुम मेरी हो, और अब तुम अपनी मर्जी से इस कमरे से बाहर भी नहीं निकलोगी। तुम्हारी डॉक्टरी, तुम्हारी पढ़ाई, सब आज से खत्म। ये सुनते ही सहर माहिद के पैरों में गिर पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर बनना उसका जुनून था। वो भीख मांगती है कि उसे पढ़ने दिया जाए, लेकिन माहिद का दिल पत्थर का हो चुका है। वो साफ कह देता है कि जिस पढ़ाई ने उसे माहिद से दूर करने की कोशिश की, वो उस पढ़ाई को ही जड़ से खत्म कर देगा। मायरा टेली एक्सप्रेस का मानना है कि ये सहर के किरदार के लिए सबसे अंधेरा दौर होगा, क्योंकि अब उसे ना सिर्फ एक जबरदस्ती की शादी निभानी है, बल्कि अपने सपनों की चिता भी जलते हुए देखनी है। लेकिन कहानी में अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी है, क्योंकि माहिद नफरत तो करता है, लेकिन वो सहर को दर्द में देख नहीं पाता, और यही वो विरोधाभास है जो आगे चलकर इस नफरत को इश्क में बदलेगा। मगर फिलहाल सहर के लिए ये हवेली एक आलीशान जेल बन चुकी है, जहाँ रात तो होगी, पर सहर होना बहुत मुश्किल लग रहा है।